चलते हैं, सब लोग स्क्रीन पे आ गए हैं क्या? हाँ, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। और पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इकोसिस्टम के बारे में जान लेंगे, ठीक है ना? पता होना चाहिए हमें ये इकोसिस्टम क्या है, राइट? तो क्योंकि बहुत आगे से पढ़ते आ रहे हैं हम, ये 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं इकोसिस्टम के बारे में, लेकिन स्टिल हम बिफोर टेकिंग अप द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, राइट, इन डिफरेंट कंट्रीज एंड द कॉन्टिनेंट्स, वी मस्ट नो अबाउट द इकोसिस्टम. दैट्स व्हाई आई कम अप विद द टॉपिक इकोसिस्टम टुडे and just an introduction of the different types of the natural vegetation, right? सबसे पहले यहाँ पे इकोसिस्टम के बारे में अगर आप बात करोगे तो आपको पता है कि इकोसिस्टम इज नथिंग, इट इज जस्ट इंटरेक्शन. ये एक इंटरेक्शन होती है बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स के बीच में. तो इट मीन्स दैट बायोटिक थिंग्स आर द लिविंग थिंग्स, राइट? एबायोटिक थिंग्स आर द नॉन लिविंग थिंग्स. सो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एनिमल्स है, राइट? ये प्लांट्स है, ये क्लाइमेटिक कंडीशंस है. It means that we are also the animals, right? But we are social animals. जो ह्यूमन है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, राइट? तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होती है, प्लस ये अपने साथ क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी लेते हैं. तो ओवरऑल इन सब लोगों की, इन सब थिंग्स फैक्टर्स की इंटरेक्शन के साथ एक सिस्टम बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं. देखो फॉर एग्जांपल, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल एक दूंगा. फॉर एग्जांपल देखो इंटरेक्शन कैसे होते हैं. अगर हम अपने एनवायरनमेंट की बात करेंगे, हमारे एनवायरनमेंट में जो लिविंग कंपोनेंट्स है वो क्या है? देखो एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ऑल द लिविंग बींग्स है ना, इनको हम बायोटिक थिंग्स कहते हैं. अब बायोटिक थिंग्स कौन से कंपोनेंट्स हो गए? जो नॉन लिविंग थिंग होंगे, जैसे कि सनलाइट है, वाटर है, सॉइल है. हाँ, नॉन लिविंग की बात कर रहा हूं मैं, एबायोटिक थिंग्स की बात कर रहा हूं, राइट? तो एबायोटिक, हाँ, बायोटिक जो होते हैं वो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, मतलब ऑल द लिविंग क्रिएचर्स. उसमें ह्यूमन बींग्स भी आएंगे, उसमें एनिमल्स भी आएंगे, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आएंगे. ये सारे बायोटिक फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट के. अब एबायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, जैसे हमारे पास सनलाइट है, वाटर है, सॉइल है, डिफरेंट गैसेस है. ये सारे क्या है? ये सारे एबायोटिक थिंग्स है. जब ये एबायोटिक थिंग्स बायोटिक थिंग्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे तब जाके क्या बनेगा? तब जाके इकोसिस्टम बन जाए. हाँ, इंटरेक्शन कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारा प्लांट है, प्लांट तो बायोटिक थिंग है, ये तो लिविंग थिंग है. तो जब हम प्लांट लगाते हैं सॉइल में, सॉइल से नॉन लिविंग थिंग, सॉइल ने प्लांट के साथ इंटरेक्ट किया, वाटर ने प्लांट के साथ इंटरेक्ट किया, गैस ने प्लांट के साथ इंटरेक्ट किया, तो तब जाके प्लांट क्या ग्रो हो गया. अगर ये चीजें नहीं होती, सॉइल नहीं होती, वाटर नहीं होता, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाता. तो इट मीन्स दैट विद द हेल्प ऑफ दिस नॉन लिविंग थिंग्स, विद द हेल्प ऑफ दिस एबायोटिक फैक्टर्स, प्लांट ग्रोज. इन ही चीजों के साथ प्लांट ग्रो हो गए, क्योंकि प्लांट को इनके साथ डेफिनेटली इंटरेक्ट करना ही करना है. इसी तरह से ह्यूमन बींग्स है, हमारे पास जब ऑक्सीजन नहीं होगा, हमें जब वाटर नहीं होगा, हमें जब लैंड नहीं होगा जिसपे हम एग्रीकल्चर सेटअप करेंगे, जिसपे हम अपने मतलब शेल्टर बनाएंगे, तो हम कैसे ग्रो पाएंगे? इट मीन्स दैट हमारा एक इंटरेक्शन होता है. इसी को इंटरेक्शन कहते हैं. मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप में होगा कि सर ये इंटरेक्शन क्या होता है? इंटरेक्शन यही चीज होती है कि हमारा प्लांट है, प्लांट ही नहीं है, मछली को ले लो, मछली एक बायोटिक थिंग है, लिविंग थिंग है, उसको पानी में डालेंगे, वो पानी के साथ इंटरेक्ट करेगी, वो पानी में से अपने जो फूड्स है, ग्रेन्स है, वो निकालेगी, जो जिंदगी के रहने के तरीके, मतलब वेज ऑफ लाइफ है, जो उसको नीड है, जिन थिंग्स की उसको नीड है, फैक्टर्स की नीड है, वो पानी से निकालेंगे. इट मीन्स दैट पानी इटसेल्फ इज नॉन लिविंग, दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट. लेकिन उसके साथ उसने इंटरेक्ट करके एक सिस्टम क्रिएट किया, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं. यहां तक बात समझ आ गई? तो डेफिनेशन नीचे है, द सिस्टम क्रिएटेड व्हेन ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन एन एरिया इंटरेक्ट टुगेदर विद देयर सराउंडिंग्स इज नोन एज इकोसिस्टम. यही मैंने आपको समझाया कि जब एक जगह के प्लांट्स और एनिमल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे और आपस के जो एनवायरनमेंट है उनके इर्द गिर्द उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, तब जाके क्या बनेगा? तब जाके एक सिस्टम बनेगा. उसको क्या कहते हैं? उसको इकोसिस्टम कहते हैं, राइट? तो ये जो टर्म है ये किसने दी है?
ये एजे टेंसले दिए 1935 में ये टर्म दिए इकोसिस्टम, राइट। तो इसमें आपको इतना याद रखना है कि इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, या इंटरेक्शन बिटवीन अबायोटिक एंड बायोटिक थिंग्स। तो और जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और आपस के एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब एक सिस्टम पता है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। All the plants and animals in an area are interdependent or interrelated in their physical environment। जरूरी सी बात है, हर एक रीजन के प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, वो आपस में इंडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट। तो और क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मतलब इंटररिलेटेड होते हैं, आपस में ये इंटररिलेटेड होते हैं और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी इंटररिलेटेड होते हैं। इंटररिलेटेड मतलब उनका एक कनेक्शन होता है एनवायरनमेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई प्लांट हो या एनिमल हो, राइट, प्लांट्स में सारे जितने भी टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड आते हैं या फॉरेस्ट आते हैं वो प्लांट्स में आते हैं। एनिमल्स में सारे जो एनिमल्स आते हैं, राइट, उनमें हम भी आते हैं एज ए सोशल एनिमल। हमारा इंटरेक्शन आपस में और हमारा इंटरेक्शन किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ। इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, इस पूरे सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं। ये यहाँ पे अगर आप ये देखोगे, ये इकोसिस्टम है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ये रैबिट है, ये प्लांट है यहाँ पे, ये भी प्लांट है यहाँ पे, ये वाटर है यहाँ पे, इसमें मछलियां होंगे। तो पूरे ये सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करता है, राइट। मतलब यहाँ से सनलाइट आएंगे, जिस दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट आ गई, सनलाइट इस प्लांट पे पड़ गई, राइट। जब एक मिनट यार, क्या हो गया सानिया को, जब सनलाइट इस पे पड़ जाएगी, किस पे, प्लांट पे, ये एनर्जी जनरेट करेगा, राइट। उसके बाद ये अपनी जो एनर्जी है वो ट्रांसमिट करेगा, राइट, डिफरेंट। तो इट मीन्स दैट इसी पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। दिस इज द क्रिस्टल, आई थिंक दिस इज क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन टू यू अबाउट दिस। ह्यूमन बींग्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। ये सबको पता है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो इंटीग्रल पार्ट है, मतलब कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बींग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम। तो इशू, अगर हम इंपॉर्टेंट हैं, राइट, हमारे लिए इकोसिस्टम भी इंपॉर्टेंट, उसके मतलब उसके लिए हमें इकोसिस्टम को रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें एनवायरनमेंट को रेस्पेक्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी पूरी लाइफ चलती है। जब हम एनवायरनमेंट को रेस्पेक्ट करना कि वी शुड नॉट डिग्रेड, राइट। बात कहां हो रही है, बात कहां हो रही है, पुट योर माइक्स ऑफ। ये निगत आपके क्या हो गया, ये एनवायरमेंट को रेस्पेक्ट करना चाहिए। देखो एनवायरमेंट्स में क्या है, हम अपने नीड्स को फुलफिल करते हैं एनवायरमेंट इकोसिस्टम की वजह से, फिर उस पे हम बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हम उस पे डालते हैं, राइट, क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, राइट। हम बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज एनवायरमेंट में करते हैं जिनसे क्या हो जाता है, जिनसे हमारा एनवायरमेंट पे इंपैक्ट पड़ता है। और एनवायरमेंट में जब इंपैक्ट पड़ेगा तब उससे पूरे इकोसिस्टम में इंपैक्ट। फिर एक टर्म यहाँ पे आते हैं बायोम, राइट। अगर आप देखोगे, लार्ज इकोसिस्टम ऑन द लैंड हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड लाइफ इज कॉल्ड बायोम। आपको पता है ये बायोम है ना, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम होते हैं। एक तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, दूसरा तो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज दैट काइंड ऑफ इकोसिस्टम व्हिच इज ऑन द लैंड। लैंड पे जो इकोसिस्टम होगा उसको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं, और जो वाटर में इकोसिस्टम होगा उसको क्या कहते हैं, उसको एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं हम। और क्या कहते हैं, बायोम क्या होता है, लार्ज, ये बड़ा इकोसिस्टम होता है, लैंड वाला, टेरेस्ट्रियल वाला इकोसिस्टम होता है, जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या दिखने को मिलेगी हमें, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, मतलब या एनिमल लाइफ दिखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, हमने डेजर्ट्स के बारे में पढ़ा, डेजर्ट्स में एक अलग किस्म का इकोसिस्टम देखने को मिलता है, वहां पे कैक्टस मिलते हैं हमें। इसी तरीके से अमेज़न फॉरेस्ट पे आपको इक्वेटोरियल इकोसिस्टम देखने को मिलता है, राइट। तो इसी तरीके से इसे पूरे, मतलब हमारे पूरे अर्थ पे एक ही इकोसिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्टर जो हमने पढ़े हैं, रिलीफ और क्लाइमेट वाले जो हमें फैक्टर्स पढ़े हैं, वो वेरी हो जाते हैं। मतलब कि डेजर्ट्स में एक किस्म के रिलीफ और क्लाइमेट के फैक्टर हैं, अमेज़न फॉरेस्ट में दूसरे किस्म के हैं, प्लेन्स में तीसरे किस्म। इट मीन्स दैट जब वो फैक्टर्स वेरी हो जाएंगे तब इसका मतलब हो गया क्या, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ भी वेरी हो जाएगी। इसी तरीके, इसी को बायोम कहते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जब देखने को मिलते हैं अर्थ पे, उसको हम बायोम कहते हैं, राइट। ये लेकिन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, मतलब
मतलब मैंने एग्जांपल भी दी है। डेजर्ट्स में हमें क्या होता है, डेजर्ट्स में हमें एक अलग किस्म का क्या इकोसिस्टम देखने को मिला। अमेज़न में इक्वेटोरियल इकोसिस्टम, इसी तरीके से मतलब डिफरेंट इकोसिस्टम्स है, इसको हम बायोम कहते हैं। मतलब जब हमें अर्थ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलते ही है, इसी को लार्ज इकोसिस्टम होता है एक जो अर्थ पे होता है, वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेशन देखने को मिलती है। देखो वेजिटेशन आप लोगों को पता ही है कि वेजिटेशन प्लांट लाइफ होती है, राइट। वेजिटेशन सिंपली जो प्लांट्स होते हैं, चाहे वो छोटे प्लांट्स हो बड़े प्लांट्स हो, उस पूरे को हम वेजिटेशन कहते हैं। देखो ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर, इट डिपेंड्स ऑन द मेनी फैक्टर्स। मतलब ये बहुत सारे वेजिटेशन किसी एरिया की डिपेंड करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स पे। देखो कि कैसे, जैसे हमने रिलीफ के बारे में पढ़ा है, रिलीफ में हमने सॉइल और लैंड के बारे में पढ़ा है कि डिफरेंट जो एरियाज होते हैं वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होती है। जब डिफरेंट सॉइल होगी तो इसका मतलब डिफरेंट वेजिटेशन भी होगी। इसी तरीके से हमने क्लाइमेट का पढ़ा, क्लाइमेट में हमने फोटो पीरियड पढ़ा, हमने टेम्परेचर पढ़ा, और क्या पढ़ा था हमने, हाँ प्रेसिपिटेशन पढ़ा। तो इट मीन्स दैट ये फैक्टर डिफरेंट है डिफरेंट जगहों पे। डेजर्ट्स में एक किस्म की प्रेसिपिटेशन है, हिमालयस में दूसरी किस्म की प्रेसिपिटेशन है, राइट। तो इसका मतलब जब ये फैक्टर्स वेरी करते हैं तो जरूरी सी बात है वेजिटेशन भी वेरी करेगी। बात समझ आ गई है? हाँ, जब फैक्टर्स डिफरेंट होंगे तो वेजिटेशन भी डिफरेंट होगी। मतलब जब हम डेजर्ट्स की बात करेंगे, वहां पे बहुत कम प्रेसिपिटेशन होती है, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो वहां पे हमें कैक्टस देखने को मिलते हैं। इसी तरीके अमेज़न में वहां पे इक्वेटोरियल इकोसिस्टम हमें मिलता है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मिलते हैं, क्योंकि वहां पे बारिश ज्यादा होती है, वहां पे प्रेसिपिटेशन ज्यादा है, तो इस प्रकार वहां पे हमें वेजिटेशन ज्यादा मिलती है, डेंस वेजिटेशन मिलती है। तो इट मीन्स दैट जो ये फैक्टर्स हैं, यही वो फैक्टर्स हैं। इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। मेनी फैक्टर्स है लीफ और क्लाइमेट। लीफ और क्लाइमेट में हमने लैंड और सॉइल, और हमने क्लाइमेट में टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और क्या पढ़ा हमने, हाँ फोटो पीरियड हमने पढ़ा। तो यही फैक्टर्स है, क्योंकि ये वेरी हो जाएगी। इसीलिए अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर्स द वेजेज आल्सो वेरी ऑल ओवर द कंट्री। तो ये जरूरी सी बात है, पूरे कंट्री में क्या इन्हीं फैक्टर्स की वजह से पूरे कंट्री में हमारा जो नॉर्दर्न पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन है, ये वाला कौन सा पोर्शन है, सब ट्रॉपिकल, राइट। ये वाला कौन सा है, ट्रॉपिकल। ये वाला ट्रॉपिकल है साउदर्न, तो ये वाला क्या है, सब ट्रॉपिकल नॉर्दर्न वाला। हाँ देखो गाइस, अब मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये कलर एवरग्रीन फॉरेस्ट में वहीं पे मिल जाएंगे जहां पे क्या होगा, जहां पे रेनफॉल ज्यादा होगी। तो आप देखो यहाँ पे इन जगहों पे क्या मिलेगी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि इन जगहों पे क्या हो जाता है, इन जगहों पे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। इसी तरीके से ट्रॉपिकल डिसिड्यूज, अगर आप देखोगे ट्रॉपिकल डिसिड्यूज वाला हमें ये वाला ओर्शिड जो सेंट्रल में मिलता है ना, ये सेंट्रल वाला, इसको हम ट्रॉपिकल डिसिड्यूज कहते हैं, राइट, ट्रॉपिकल डिसिड्यूज। इसी तरीके से मोटेर वाला, देखो मोटेर वाला बहुत इजी है। मोटेर वाला अगर आप देखोगे ना, ये बहुत इजी, यहां से एक लकीर खींचे आपने, हाँ देखो इसमें आपको कौन कौन से आता है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन जगह पे आपको क्या मिलेगी, मोटेन फॉरेस्ट मिलेगी। क्योंकि हमारे कंट्री में क्या मोटेन्स भी है, ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे सिक्किम हो गया, और ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो इन जगहों पे आपको क्या मिलेगी, मोटेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगी। इसी तरीके से आपको ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है, तो वो आपको इस जगह पे मिलेगी। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी और यहाँ इस जगह पे मिलेगी। इस तरह के मैंग्रोव्स आपको बहुत कम मिलेंगे। मैंग्रोव्स क्यों मैंग्रोव्स कम मिलेंगे, मैंग्रोव्स हमें कहाँ पे बनते हैं, मैंग्रोव्स हमें बनते हैं जहाँ पे रिवर डेल्टा बनाता है ना, वहीं पे हमें मैंग्रोव्स बनते हैं। डेल्टा आपको पता है, देखो मैंने आपको बताया है कि ये देखो यहां से, एक मिनट में आपको समझाता हूं। देखो ये एक रिवर चल रहा है, राइट। तो आगे डिप्रेशन की वजह से या लैंड कारण की वजह से ये स्प्लिट हो गया। मतलब बहुत सारे ऐसे इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स निकले, बहुत सारे नदियां इसमें, मतलब छोटे छोटे क्या स्ट्रीम्स निकले। आगे ये सी है, तो इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो बड़े, एक तो एस्चुरी है, दूसरा क्या है, डेल्टा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, क्योंकि ये आगे जाके क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, आगे जाके ये फैल गया, तो ये डेल्टा हो गया। तो आपको मैंग्रोव्स डेल्टा पे मिलेंगे। तो दूसरा हो गया एस्चुरी सिंपली हो गया, ये यहाँ पे सी है, यहां से रिवर आ गया, ये सीधे इसके साथ मिल गया।
हाँ, ये सीधे रिवर के साथ, सीधे समंदर के साथ मिल गया, इसमें कोई मतलब इसको कोई डिवीजन फ्यूजन नहीं होगा, इसकी कोई डिस्ट्रीब्यूटी निकल गई, ये सीधे रिवर के सी के साथ मिल गया, तो ये बनाता है एस्चुरी। तो आपको मैंग्रोव्स कहाँ पे मिलेंगे? आपको मैंग्रोव्स मिलेंगे ये डेल्टा पे, जैसे इंडस और गंगा का, इंडस और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, राइट, बहुत सारे रिवर डेल्टा बनाते, वहां पे मैंग्रोव बारिश देखने को मिलेंगे। होप गाइस एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो ट्रॉपिकल है ये कहाँ, मतलब कहाँ पाया जाता है, ये ट्रॉपिकल डिसिड्यूज कहाँ पे है, ट्रॉपिकल थॉर्न कहाँ पे, मोटेन कहाँ पे, मैंग्रोव्स कहाँ पे, ये 5 हम कल पढ़ेंगे। होप यहां तक आपको समझ आया होगा, ठीक है ना।